Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the third unit magnetic effects of current and magnetism of first chapter magnetic field due to current. And our today's topic is Ampere circuital law या Amperian loop law. सिंपल सा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लूप के लिए एप्लीकेबल है। वैसे हमने इस थर्ड यूनिट में जब स्टार्ट किया था तो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी करंट वायर के पास। तो इसका मतलब वहां से सिर्फ ये लगा था कि हाँ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पे। फिर बायोट-सावर्ट्स आया। बायोट-सावर्ट्स लॉ ने हमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन बताई कि कितनी फील्ड होगी। ओस्टर्न ने सिर्फ हमें ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड होती है। बायोट-सावर्ट लॉ ने हमें कैलकुलेशन बताई, स्ट्रेंथ मेजरमेंट करने का फॉर्मूला बताया। ऐसा ही एक नेक्स्ट फॉर्मूला है एम्पियर सर्कुइटल लॉ के लिए। ये भी हमें मैथमेटिकली बताता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी करंट वायर के पास में। हमने वहां पे बायोट-सावर्ट लॉ में एक स्ट्रेट वायर भी पढ़ा था, उसके थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस की थी। लूप हमने बनाई थी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थी, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया। उसी लूप के एक्सिस पे हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी। आज ये नेक्स्ट लॉ आता है जो हमें स्ट्रेंथ ही बताता है, बट ये सिर्फ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे सिमेट्रिसिटी होगी। बायोट-सावर्ट लॉ स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए था और वहां पे हम कहीं पे भी इंटीग्रेट करके कैलकुलेशन कर सकते थे। यहाँ पे सिमेट्रिकल मेथड्स के लिए देखेंगे इससे इसको क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन कहता है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन होगा, यानी लाइन होगी लेकिन वो क्लोज्ड होगी। तो ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल? ओनली फॉर क्लोज्ड लाइंस के लिए। लाइन क्लोज्ड होनी चाहिए। ओपन लाइन जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इस लाइन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लाइन कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट करने चाहिए वापस। तो ये जो लूप होगी ये कैसी होगी? क्लोज्ड लूप होगी। इसका मतलब क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे, ऐड करेंगे स्मॉल स्मॉल टर्म्स में। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस लाइन पे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड, और उसका हमें क्या करना है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन करना है ओवर ए क्लोज्ड लाइन इन एयर। एयर की जगह कोई मीडियम भी हो सकता है, अभी हम एयर ले रहे हैं, एयर। इसको मैं लिखूं तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल डी डॉट डीएल। जो आप स्मॉल लेंथ मानोगे उस लाइन के ऊपर, अब स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल टर्म्स आएगी। हमें क्या करना है? पूरी लूप को कवर करना है क्लोज लूप में। तो इसका मतलब ऐसी स्मॉल स्मॉल टर्म्स को ऐड करेंगे तभी तो होगा। और एडिशन के लिए क्या होता है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन। इसलिए कहा जाता है क्लोज लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे लाइन के ऊपर, तो ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है इन एयर। एयर पे तो उसकी वैल्यू इक्वल टू होगी, इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स, क्योंकि आपने एयर लिया था तो एयर में मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी होती है? म्यू नोट। अगर हम कोई मीडियम लेते तो कितना होता? म्यू होता वहां पे। तो इसका मतलब एयर लिया है, यहाँ पे कोई मीडियम रखेगा तो यहाँ पे कितना आएगा? म्यू आएगा, म्यू नोट नहीं आएगा। तो म्यू नोट टाइम्स द नेट करंट। यहाँ पे नेट करंट लेना, ध्यान रखना आपको, नेट करंट। म्यू नोट टाइम्स, म्यू नोट मल्टीप्लाई में नेट करंट, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुइटल लॉ। अब नेट का मतलब समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास में क्लोज लूप थी और इस लूप में ये 2-3 वायर हैं वो पास हो रहे हैं और एक वायर इसके बाहर था। ये I1 करंट ऊपर जा रहा है, I2 करंट नीचे आ रहा है, I3 करंट ऊपर है और ये I4 नीचे की तरफ। इसका मतलब ये क्लोज लाइन है। हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। अब जब चलना स्टार्ट करोगे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में, तो आपके सामने दो डायरेक्शन होंगी, या तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलें या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें। तो आपकी चॉइस है, टोटली इंडिपेंडेंट, आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। सपोज करता हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, तो अब किस करंट को हम पॉजिटिव मानेंगे और किसको नेगेटिव? तो उसके लिए आपको सिंपल सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं तो अपने फिंगर्स को किधर कर्ल करूंगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। इसका मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो थंब ऊपर आ रहा है, तो जो ऊपर की तरफ करंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हमें पॉजिटिव लेना है और बाकी सबको नेगेटिव। तो यहाँ पे जब हम इस लाइन को क्लोज करेंगे तो जो नेट करंट आएगा अपवर्ड पॉजिटिव था I1, I2 डाउनवर्ड में था, इसको नेगेटिव, और I3 अपवर्ड में था पॉजिटिव। ये नेट करंट होगा। इसका मतलब था नेट करंट। एल्जेब्रिक एडिशन, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव, तो लूप की डायरेक्शन आप किस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट आएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव करंट लेना है या नेगेटिव लेना है।
जो आउटसाइड में होगा, इस लूप के जो बाहर करंट होगा उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसलिए कहा था द नेट करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज लूप, उसी क्लोज लूप के थ्रू पास होना चाहिए वो करंट, तभी कंसिडर किया जाएगा। आउटसाइड में होगा उसको कंसिडर नहीं करना, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड पे। क्लियर हुआ? तो बेसिक जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो ये था, और थ्योरेटिकली आपको डेफिनेशन बता दी। सिंपल वर्ड्स में द closed line integration of magnetic field over a closed loop in air is mu naught times the net current passing through that closed surface। तो वो टर्म्स थी, ये टर्म्स थी हमें समझने के लिए कि जो नेट करंट होगा उसको हमेशा, अगर सिंगल वायर होगा तो फिर देख ही लेंगे आप डायरेक्टली कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अकेला है तो। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ ने बता तो दिया कि ये टर्म्स है, हम अगर कहीं पे अप्लाई करें तो इससे पहले प्रूफ भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये सही भी है या नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशंस करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैंने इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग वायर, जो हम पढ़ चुके हैं बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में, ध्यान से देखेंगे। ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना करंट है आई। इस वायर से, और मैंने P पॉइंट मान लिया कहीं पे, जो कितने डिस्टेंस पे होगा इससे, R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R। तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे कैलकुलेट करें, स्ट्रेट वायर से R डिस्टेंस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता था अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इनफाइनाइट था, मिड पे है 2I अपॉन में R, कितना होगा 2I अपॉन में R, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर से। अब मैं ये कहूं कि ये स्ट्रेट वायर था, इसमें करंट जा रहा है, इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, P पॉइंट R डिस्टेंस पे था। R डिस्टेंस में इधर हो जाऊं, R डिस्टेंस इधर, R डिस्टेंस इधर, इधर किसी भी डायरेक्शन में जाओ R डिस्टेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सभी जगह क्या रहेगी, सेम। तो ऐसे पॉइंटों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा, एम्पीरियन लूप, जहां पे हम एम्पियर लॉ अप्लाई करवा सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इसका मतलब R डिस्टेंस पे इन सभी पॉइंटों पे, इस क्लोज लाइन के जो पॉइंट है सभी पॉइंटों पे, इन पॉइंटों पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, क्योंकि यहाँ पे करंट सेम है, वायर का डिस्टेंस आपने सेम कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम। तो इन सभी पॉइंटों पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस लूप को साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बोल देते हैं एम्पीरियन लूप। जो क्लोज लूप आप बनाते हो वो एम्पीरियन लूप होती है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। अब इस वायर, इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए आपको सिंपल बता रखा, राइट हैंड थंब रूल। ये वायर था, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जैसे हमारा राइट हैंड की फिंगर घूमेंगी, क्लोज लाइंस भी ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखूं तो ये राइट साइड में, इस वायर के राइट साइड में मेरी फिंगर जो होंगी राइट हैंड की, वो किधर जाएंगे, बोर्ड के इनसाइड में। तो इसका मतलब ये इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे जब लेफ्ट डायरेक्शन में आओगे तो मेरे फिंगर घूम के कैसे आएंगे, लेफ्ट में, इधर। तो इसका मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन। हर पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी पता चल गई, सभी पॉइंटों पे सेम रहेगी। अब बात आती है क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। इस लाइन को हमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ट्रेवर्स करना है, पूरा कवर करना है। तो इसका मतलब मैं स्मॉल एलिमेंट मान लू यहाँ पे डीएल। अब आपकी चॉइस है, आप क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, वो आपकी चॉइस है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना स्टार्ट करता हूं। तो जब हम डीएल लेंथ मानेंगे इस क्लोज लूप पे, तो उसकी भी डायरेक्शन सेम मान लेते हैं, टेंजेंट इन जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी। आप अपोजिट भी मान सकते हो, बट मैं सेम डायरेक्शन में मान के चल रहा हूँ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और जो स्मॉल एलिमेंट लिया था उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो एंगल बिटवीन देम कितना होगा, 0। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम एम्पियर सर्किट लॉ का लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, कितना था, B डॉट dl। इसको एक्सपेंड करें, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता था, एक्सपेंड करते हैं तो कितना आएगा, B dl cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, आप लूप में भी इधर से जाएंगे, जैसे ट्रेवल करके आ रहे हो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ से डीएल फिर डीएल फिर डीएल, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। इसलिए मैं कोस के साथ में कितना लगा देता हूँ, 0 डिग्री। एंड कोस 0 इज इक्वल टू 1, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। और मैग्नेटिक फील्ड इन सभी पॉइंट पे कितने थे, सेम थी, कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था। एम्पीरियल लूप पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, डीएल। ऐसे स्मॉल स्मॉल लेंथ को ऐड करेंगे, यहाँ पे स्मॉल लेंथ, यहाँ पे स्मॉल लेंथ, ऐसे स्मॉल स्मॉल लेंथ को ऐड करते हुए जाएंगे। तो इसका मतलब लूप क्लोज कब होगी, जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, सेम। तो इसका मतलब एक राउंड आप करके आओगे यहाँ पे, तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। बी की वैल्यू हमें पता थी इस लूप पे कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में आर, एंड लेंथ थी 2 पाई आर। जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज लूप लेंगे सर्कमफ्रेंस, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, लेफ्ट हैंड साइड जो था वो बी डॉट डीएल था, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू कितनी थी, म्यू नोट आई, ये टर्म्स। तो इसका मतलब जो एम्पियर सर्कुलर लॉ ने बताया वही हमारे पास में कंसिडरेशन था। अब ये करंट हमें पॉजिटिव मानना था, नेगेटिव तो देखें तो हम लूप इस डायरेक्शन में कर रहे थे, तो इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करें राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमें क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो करंट किधर जा रहा था, अपवर्ड में, इसलिए पॉजिटिव आया। अदरवाइज क्या होता है यहाँ पे बी डॉट डीएल, अगर मैं लूप को इस डायरेक्शन से ट्रेवल करता तो मैग्नेटिक फील्ड उधर, लूप इधर, 180 डिग्री एंगल आता है, कोस 180 होता है माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना था, माइनस आई की टर्म्स का। क्लियर हो गया। तो हमेशा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आप लूप को भी ट्रेवर्स करेंगे, तो हमारे पास में एंगल हमेशा 0 रहेगा। और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में आप ट्रेवर्स कर रहे हो उस डायरेक्शन के करंट को पॉजिटिव मानेंगे थंब को, अदरवाइज नेगेटिव। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये था एम्पियर सर्कुलर लॉ, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, डेरिवेशन इसका ध्यान रखेंगे। जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पे पहले से पता होनी चाहिए, जो हमने बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की। जब हम इसकी एप्लीकेशन कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो फाइंड करेंगे उस टाइम पे हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता होगी, वो हमें मेजर करनी है, कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमें इस एम्पीरियल लूप में पहले से पता है। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। थैंक यू।